हाय फ्रेंड, दिस इज आशुतोष सिंह फ्रॉम द ए एंड ए कंसल्टिंग इंजीनियर। मेरी कंपनी है ए एंड ए कंसल्टिंग इंजीनियर विच इज 14 years old. We are working in various vertical like highway, water supply, irrigations, architectures, railway, airports, and we are also working in survey. This is just like topography survey, drone survey, lidar survey. ये मेरा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पहला ब्लॉग है। Here I want to tell you, if you have chosen your career as a civil engineer, so what you have options. तो आप as a civil engineer अपने कैरियर में कितना कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इंडिया में रह के। जैसे लेके आप अगर किसी अच्छे कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, या आप कोई रेगुलर कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, या कोई आप किसी प्राइवेट कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। यहाँ मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको आपका नॉलेज इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका ज्ञान संवर्धन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है इंजीनियरिंग के लिए। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कल इंजीनियरिंग और भी कई इंजीनियरिंग है। इसके अलावा आप कोर इंजीनियरिंग में भी ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग। अब अगर एज अ सिविल इंजीनियर आप अपना कैरियर चूज करते हो, इफ यू हैव चूज योर कैरियर एज अ सिविल इंजीनियर, तो व्हाट यू हैव ऑप्शंस। यहाँ मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है इंजीनियरिंग के लिए। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, और भी कई इंजीनियरिंग है। इसके अलावा आप कोर इंजीनियरिंग में भी ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग। अब अगर एज अ सिविल इंजीनियर आप अपना कैरियर चूज करते हो, इफ यू हैव चूज योर कैरियर एज अ सिविल इंजीनियर, तो व्हाट यू हैव ऑप्शन। इफ यू वांट टू ऑप्ट योर कैरियर एज अ सिविल इंजीनियर, तो आई एम हियर टू गाइड यू। आप सिविल इंजीनियर को चुनकर किस किस फील्ड पे जा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की फील्ड हो, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो, या आप खुद का काम करना चाहते हो, तो आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका स्ट्रगल कैसा होगा। और बिना देरी किए हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि आप अपना कैरियर एज अ सिविल इंजीनियर चूज करते हैं तो आप कैसे ग्रो करेंगे। दिस इज आशुतोष सिंह एंड दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग एंड लेट्स टेक ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन है, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ टू। जस्ट आई वांट टू रीड इट्स फर्स्ट लाइन। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एनुअल रिपोर्ट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू नीड approximately 4 million civil engineers over the next decade to meet the demand of blooming construction industries and planned infrastructure development। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स है। इस वीडियो पे मैं इस वेबसाइट की लिंक चेक कर सकते हैं आप। और द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इज प्रोजेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री, पोटेंशियली एम्प्लॉइंग मोर देन 75 million people by 2022। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। द demand of skilled civil engineer is driven by the needs to deliver potential real estate, space and plant infrastructure, which is crucial for country's economic progress। हमें इतनी ज्यादा जरूरत है खासकर स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स की कि हम इस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रो के लिए एक क्रूशियल फैक्टर बन सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द फिगर ऑफ बेस्ड ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्चुअल डिमांड में वेरी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Nonetheless, the need of skilled civil engineer in India is significant and presents a substantial opportunities for professional in the fields। तो भाइयों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सिविल इंजीनियर अपना कैरियर ऑप्ट करते हैं तो ऑप्शंस है इंडिया में ग्रो करने के लिए। इंडिया इज अ ग्रोइंग नेशन। अभी हमारी जीडीपी वर्ल्ड की टॉप 5 जीडीपीज में आती है। तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करेगा। हम ग्रो तभी करेंगे जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर तो चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एक वर्ड और देना चाहता हूँ, स्किल्ड सिविल इंजीनियर। स्टिल इंडिया में स्किल्ड सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा कमी है। आपके पास प्रॉपर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है, आपके पास हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास अर्बन प्लानर नहीं है, अर्बन प्लानिंग के लिए एक अच्छे इंजीनियर्स नहीं है कि हम सिटीज़ कैसे प्लान कर पाए, हम अपनी सिटीज़ की रोड को कैसे प्लान करें, हमारा जो सीवेज लाइन है, हमारा वाटर सप्लाई लाइन है, हमारा कॉलोनियों का डिस्चार्ज है, हम उसको कैसे प्लान करें, कैसे उसको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं, हम कैसे उसको
उसको रिसाइकिल कर सकें, हम वाटर सिस्टम का रिसाइकिल कर सकें, उसको रीयूज कर सकें। अभी भी हमारे इंडिया में इस चीज में अभी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है और ये अभी काम होना चालू ही हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट कई ग्रांट देती है, कई पॉलिसीज लाती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप एज अ सिविल इंजीनियर आप ग्रो कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे को आगे की बात बताता हूँ। यदि आप अपना कैरियर एज अ सिविल इंजीनियर अडॉप्ट, तो आप गवर्नमेंट की किस किस फील्ड में जा सकते हैं। पे आपको खुद चूज करना है कि आपको गवर्नमेंट के किस लेवल पे रहना है। देयर आर वेरियस लेवल इन ए गवर्नमेंट सेक्टर्स, जस्ट लाइक आप टॉप पोजीशन पे रहना चाहते हो, या मिड पोजीशन पे लेना चाहते हो, या आप लो या बिलो पोजीशन रहना चाहते हो। गवर्नमेंट में भी इसके 3 लेवल्स हैं। टॉप लेवल में है ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ जा सकते हैं। सेकंड लेवल में आपके एक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह रहते हैं, और थर्ड लेवल पे आपके जो होते हैं आपके सब इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं, और एसडीओ जिसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम दे के ही आप इन सेक्टर में जा सकते हो। कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं यहाँ, ये एक चीज़ जरूर याद है कि गवर्नमेंट एग्जाम बहुत टफ होते हैं। अगर आपके सेंट्रल का गवर्नमेंट एग्जाम है तो टफेस्ट होता है, और उसके बाद हर स्टेट के एग्जाम अकॉर्डिंग टफ होते चले जाते हैं। हर स्टेट का अपना गवर्नमेंट एग्जाम रहता है, हर स्टेट के लिए सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए अपना एग्जाम रहता है। वो अपने एग्जाम खुद कंडक्ट कराते हैं, उनके पोर्टल पे वो दिखता रहता है। ये भी आपके स्टेट पीएससी के थ्रू आपके एग्जाम होते हैं। कुछ एग्जाम डायरेक्ट भर्ती के भी थ्रू हो जाती है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास क्या क्या पोजीशंस होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप यूपीएससी के थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकते हैं। ये बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है। ये यूपीएससी हर एक ब्रांच का, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, या कोई अदर ब्रांच हो, आईईएस एग्जाम होता है। यहाँ मैं आप आईईएस सिविल इंजीनियरिंग एक्सप्लेन करूंगा। आप आईएएस क्लियर करने के बाद कौन कौन सी फील्ड में जा, आईएएस बहुत टफ एग्जाम होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आप किन किस फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं इंडियन रेलवे सर्विस। यहाँ पे भी आप इंडियन रेलवे सर्विस के टॉप जॉब जो रहती है, जो आपके स्कीम डिसाइड करती हैं, कहाँ रेलवे लाइन आएगी, कंस्ट्रक्शन रहेगा, कैसे रेलवे लाइन आएगी, उसका कैसा कंस्ट्रक्शन रहेगा, ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स ही डिसाइड करते हैं। ये इसके थ्रू आप रेलवे में भी जा सकते हैं। इसकी सैलरी, इसका पैकेज, इसकी फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त रहती है। इस लाइफ को थॉरोली, अगर आपने इंडियन आईईएस क्लियर करके अगर रेलवे को ऑप्ट किया है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। हालांकि जॉब टफ भी होता है, लेकिन आप अगर मैनेज कर सको तो आप इसको एंजॉय भी कर पाओगे। इसके बाद आप सीपीडब्ल्यूडी में भी जा सकते हो। यूपीएससी में आईईएस क्लियर करने के बाद सीपीडब्ल्यूडी के भी हर एक स्टेट में अपने प्रोजेक्ट ऑफिस रहते हैं। जैसे कि आपका, मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में भी सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली सेंट्रल के फंड द्वारा जो स्टेट में बिल्डिंग्स बनती हैं, जो वर्क्स होते हैं या इंडस्ट्रीज डलती है, तो वो सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप बीआरओ का काम है, जो आपके बॉर्डर, जो बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ के थ्रू आपकी जो पोस्टिंग वो मिलेगी आपको बॉर्डर्स पे। इंटीरियर होता है, रिमोट रहता है, लेकिन बहुत सेफ रहता है, और आपको फैसिलिटीज बहुत मिलती हैं। बेसिकली आपका काम बॉर्डर एरिया पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो, या आर्मी के लिए एरिया डेवलपमेंट, या फिर उनके लिए रेसिडेंस डेवलपमेंट का काम होता है, तो बीआरओ ही करती है। तो बीआरओ भी एक मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब रहता है, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आपको आर्मी बैकग्राउंड पसंद है तो आप आर्मी से भी जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पे भी जा सकते हो। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आप, जैसे कि मिलिट्री आर्मी का खुद का डेवलपमेंट होता है, खुद का रिसर्च होती है, तो आप उसमें जा सकते हो। एमईएस में, जैसे हम एमईएस कहते हैं, पर्टिकुलरली अगर एमईएस है, आप सिविल का तो उतना स्कोप नहीं, लेकिन एमईएस में मैकेनिकल वालों की काफ़ी स्कोप रहते हैं। उनको टैंक्स वगैरह डेवलपमेंट वगैरह में, काफ़ी मशीनरी वगैरह में डेवलपमेंट करने का चांस मिलता है। फिर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आप तो जान ही रहे हो, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे एआई में भी बहुत बढ़िया फ्यूचर्स है, आप उस पर भी जा सकते हो। फिर आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी जा सकते हो। हालांकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंडिविजुअल एग्जाम भी होते हैं, लेकिन वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स के नहीं होते हैं, मिड लेवल और लो लेवल के वो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर स्टेट के भी। और सेंट्रल के अगर मैं जाते हो तो आपको यूपीएससी के ही थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद आप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी जा सकते हो, जैसे अपना सेंट्रल वाटर कमीशन है, वहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ईएस के ही थ्रू होगी। अर्बन डेवलपमेंट भी जा सकते हो, स्मार्ट सिटी वगैरह जो प्लानिंग करते हैं और अर्बन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के जो प्लानिंग आती है, इंडिया अर्बन डेवलपमेंट की जो गाइडलाइंस आती है, आप उधर ज्वाइन कर सकते हो IES क्लियर करने के बाद। सो गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल के तो इतने पोजीशंस है, लेकिन इसके अलावा स्टेट के भी ओपनिंग रहती है। हर स्टेट का अपना PWD डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे भी वो अपना PSC ऑर्गेनाइज कराती है। PWD के अलावा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो हम का पानी आता है, उसके लिए एज अ सिविल इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट के PHE डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट का अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम रूरल इंजीनियरिंग सर्विस होती है, हर स्टेट की एक रूरल इंजीनियरिंग सर्विस होती है, वो ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट के। और उसके अलावा इसमें कहीं कहीं क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट भर्ती के अलावा जैसे हम कहते हैं एज अ टाइम बेसिस पे, जैसे हम कहते हैं संविदा नियुक्ति भी गवर्नमेंट अपने विभिन्न डिपार्टमेंट पे संविदा नियुक्ति भी करती है, तो आप उस पे भी जा सकते हो। सैलरी सेम रहती है, सैलरी में कोई फर्क नहीं रहता है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है सेंटर का, उसमें हम सेंट्रल वाटर कमीशंस होता है, और उसके अलावा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो पूरे देश में कहाँ डैम बनना है, कैनाल आएगी, वो हमें WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। उसके अलावा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बेसिक काम है हमारे देश के रिवर्स और नदी नालों में कितना पानी है, कितना अवेलेबल है, और उसको कितना, उस सोर्स को हम कैसे यूज मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, हम वो WRD डिसाइड करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल बॉडीज में भी जा सकते हैं। म्यूनसिपल बॉडीज आपके अर्बन एरिया और सब अर्बन एरियाज में अर्बन एरिया और सब अर्बन एरिया में होती हैं। इसके भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें भी आप स्टेट एग्जाम के थ्रू, आप एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, किसी अदर डिपार्टमेंट, तो आप डेपुटेशन के थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। आपके म्यूनसिपल बॉडीज में भी बहुत काम होते हैं। पूरा अर्बन डेवलपमेंट का जो वर्क होता है वो पूरा म्यूनसिपल बॉडीज के थ्रू ही होता है, तो ये भी आपका एक बहुत बढ़िया जॉब है, फील्ड का जॉब है। इसके अलावा रूरल और एनवायरनमेंट सेक्टर भी होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एनवायरनमेंट सेक्टर बताया कि जिसमें हम वाटर सप्लाई का हो गया, सीवेज का हो गया, रिवर फ्रंट को सेव करने का हो गया, इन चीज़ों फोकस करते हैं। इधर स्टेट और सेंट्रल की दोनों की पोस्ट होती है। आप एग्जाम क्लियर कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए। रूरल डेवलपमेंट पे स्टेट पोजीशंस रहती है, सेंट्रल के पास तो कोई एरिया होता नहीं है, जो भी एरिया होता है स्टेट के पास होता है। तो गाँवों में, विलेजेस में आपके जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी स्टेट रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ही होती है, जैसे हम RES कहते हैं। या गांव में कोई किनारे स्कूल बनाने हो तो RES ही ये काम को करता है, और इसका भी एग्ज़ाम होता है। स्टेट अपना एग्ज़ाम और कंडक्ट कराती है, और इसके थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको बताया, PHE में वाटर सप्लाई का होता है, सीवेज का होता है। आप NGOs में भी ज्वाइन कर सकते हो। कई NGOs अपने लेवल पे ये सारे कार्य, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में या फिर ऐसे एरिया में जो पिछड़े हों, वहाँ पे NGOs कंस्ट्रक्शन का काम कराती है, वहाँ पे भी आप NGO को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे हम PSUs कहते हैं, उस पर भी जा सकते हैं। इसमें आप मेनली यू कैन गो इन BSNL, जैसे हम भारत संचार निगम लिमिटेड कहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, कंपाउंड बिल्डिंग ऑफिस के कंपाउंड्स बनते हैं। आज हम 2G 3G 4G और से होते हुए हम आज 5G तक आ गए हैं। तो इनकी जो लाइंस डलती हैं, इनके जो टावर्स लगते हैं, पर्टिकुलरली जितना भी BSNL के कंस्ट्रक्शन के काम है, उसके लिए भी उनको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो वो भी आप BSNL के एग्जाम के थ्रू, BSNL भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और आप सेंट्रल के एग्जाम के थ्रू फिर आप IES के थ्रू भी जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास PSUs में ONGC सबसे बड़ा इंडिया का PSUs है। ONGC जिसे हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कह सकते हैं, जो हम गैस को डिस्कवर करने में, जैसे हम इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज, हम ऑयल और गैस के एक्सट्रैक्शन में ONGC का काम रहता है मुख्यतः। वहाँ पे भी सिविल इंजीनियर की पोस्ट रहती हैं, वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वहाँ आप जा सकते हो। उसके अलावा आप HAL जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसमें भी एरोस्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट पे आप जा सकते हो। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन है, उधर भी आप सिविल इंजीनियर की पोस्ट निकलती रहती है, आप ज्वाइन कर सकते हो एग्ज़ाम लिखा के। ये सारे एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं, लेकिन टफ एग्ज़ाम होते हैं। आप एग्ज़ाम क्लियर करिए और ज्वाइन कीजिए। लाइफ बहुत सुकून वाली रहती है, लाइफ बहुत सेटिस्फाइंग रहती है, और आप ज्वाइन कर सकते हो और प्रोग्रेस कर सकते हो। अब हम आते हैं
प्राइवेट फील्ड में आप कहाँ कैसे काम कर सकते हो। गवर्नमेंट फील्ड का एक से बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है कि आपके पास आपको मंथली सैलरी अच्छी मिलती है। सैलरी आपकी लेवल के हिसाब से, और लेवल 1 पे हो तो सैलरी और फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, लेवल 2 में हो तो थोड़ा कम फैसिलिटीज और कम सैलरी, और लेवल 3 में हो तो आपको और कम फैसिलिटीज और कम सैलरीज है। लेकिन जो सुविधाएं रहती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से घर की और सैलरी की और अदर जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट हर एक लेवल्स पे देती है। प्राइवेट सेक्टर पे अगर आ जाए तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत वाइड स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो कि अगर आपने बीई कर ली है, प्राइवेट सेक्टर में आप डाइवर्ट होना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस काउंट करता है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ अपने अपने नॉलेज, आपके नॉलेज में ये चीज़ मैं बताना, नॉलेज में ये चीज़ डालना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस, आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा प्राइवेट सेक्टर्स में को उतनी ही तगड़ी सैलरी मिलेगी। आपका ये सिविल इंजीनियर में मान के चलिए शुरू के 5-7 साल आपको जम के रगड़ा जाएगा। आपको सैलरी मान के चलिए ना के बराबर मिलती है। बहुत मामूली सी कि केवल आपका खर्चा और गुजारा हो जाए। वंस यू गेन एक्सपीरियंस तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जानी है और आपको स्विच भी करने में आसानी हो जाती है। सैलरी को लेके आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी से स्विच भी कर सकते हो। यहाँ एक्सपीरियंस गेन करना है। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको जो आप कोर्स में पढ़ के आया है वो तो ठीक है, लेकिन फील्ड का एक्सपीरियंस आपको बहुत काउंट करेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फील्ड जॉब, आपको हॉट ह्यूमिड फील्ड जॉब पसंद है तो आप सिविल इंजीनियर ऑप्ट कीजिए। इसमें स्कोप है, बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग सैलरी ज़रूर इतनी उसकी उतनी शानदार नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच है और सारी कोर ब्रांच एक्सपीरियंस काउंट करता है। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया और सॉफ्टवेयर सीखा और आपकी जॉब लग गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ आपका जैसे व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस तो आपकी सैलरी बढ़ती है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ये भी पिरामिड जैसा है, ऊपर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन लोग भी कम हैं। यहाँ पे स्किल्ड लोग आज भी बहुत कम हैं और उसकी सैलरी जो आप ऑलमोस्ट प्रोबब्ली आप एक्सपीरियंस आपकी स्किल्ड के ऊपर है। मिनिमम 10,000 आप हर ईयर पे 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी इसकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 12 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप अपनी सैलरी में 15,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी 1.5 लाख पर एनम है। अगर यहीं आपकी स्किल अच्छी है, क्वालिफाइड है, तो आप यहाँ पा सकते हैं कम से कम 4 से 5 लाख महीने की सैलरी। ये है फ़र्क स्किल का, ये है फ़र्क सिविल इंजीनियरिंग में आज की डेट में। आने वाले टाइम अभी 4 साल इंजीनियरिंग करोगे, उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे, आगे अगर आप स्किल डेवलपमेंट करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो। तो आप सिविल इंजीनियर को आप ऑप्ट कर सकते हो। सिविल इंजीनियर में भी बहुत स्कोप है, लिंक में आप देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को ही बहुत सारे स्किल्ड सिविल इंजीनियर चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग को तो आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सैलरी चाहिए। फील्ड का एक्सपीरियंस ही आपको सैलरी बढ़ाएगा, वही एक एक्स फैक्टर होगा आपकी सैलरी बढ़ाने का। आप उस फील्ड पे सीखना, कितने टाइम स्पान पे कितनी जल्दी कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, वही आपकी सैलरी बढ़ाएगा। इसमें आपका रियल स्टेट में आपको पता है बिल्डिंग्स बनती हैं, कॉलोनीज बनती है, आजकल मल्टीज बनने लगी हैं। इंडिया में भी अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं हैं और आपके पास अच्छे इंजीनियर नहीं हैं जो एक बिल्डिंग को, खासकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सके, उस कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकें। एक अच्छे बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। अगर आपने किसी भी निकमा से, आपने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से आपने एमटेक कर लिया तो आपकी स्टार्टिंग ही सैलरी जो होती है, जो मिनिमम सैलरी होगी 10-12 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है। फिर आपके कैलिबर के ऊपर है कि आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। 18 लाख भी जा सकती है, 24 लाख भी जा सकती है, 30 लाख पर एनम भी जा सकती है। निक मार्च से सीटीएम करने के बाद, यानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट करने का कोर्स करने के बाद, ये आप बी करने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे हमने अभी रियल स्टेट में बता ही दिया कि बिल्डिंग्स है, आपके अर्बन डेवलपमेंट्स है, रियल सेक्टर में है ही। इसके अलावा आप हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लार्सन टूब्रो, टाटा है, आप सापोर जी, पुलन जी है। आप रियल सेक्टर, आप प्राइवेट सेक्टर में
रियल सेक्टर पे भी आप जा सकते हो। चलिए अब आपको हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताते हैं। सिविल इंजीनियर आपने अगर चूज कर ही लिया है तो आप किस किस प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हो। सबसे पहले हम आते हैं बिल्डिंग। एज यू नो, इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री। वी आर अमंग द 5 बिगेस्ट नेशन राइट नाउ एज अ जीडीपी वाइज। अगर हम जीडीपी कंसीडर करते हैं, वर्ल्ड की टॉप 5 बड़ी नेशंस है, तो हम आने वाले टाइम पे हमारा टारगेट है टॉप 3 या टॉप 2 में जाने का। तो हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट का चांसेस है, बहुत सारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर ही एक मेजर रोल प्ले करेगा। हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अपने पास स्किल्ड सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर लेते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप सॉफ्टवेयर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर होते हैं, डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने अपना किसी में अपना आपने इनमें से किसी में भी आपने अपना फोर्टे डेवलप कर लिया और अपना टैलेंट आपने यूज़ करके आप उसमें आप सक्षम हो गए, आप कैपेबल हो गए, आपने अपने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो आप बहुत अच्छी सैलरी बना सकते हो। एक्सपीरियंस आपके पास ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, किसी भी कंपनी के टॉप लेवल पे जा सकते हो। इवन कई कंपनियां, अगर आप अच्छे रहे, टैलेंटेड रहे, तो कई कंपनियां आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी बनाती हैं। कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जितने भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सब ऐसे ही एंट्री हुई है उन सब की। उसके अलावा आज भी अच्छे सिविल इंजीनियर नहीं है कि जो हम डिज़ाइन आए उनको एक्सिक्यूट करा सके। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ कि पास इंडिया में कोई भी ऐसी बिल्डिंग आप अगर जानते हो जो वर्ल्ड की फेमस बिल्डिंग्स, ऐसी एक भी बिल्डिंग का नाम बता दीजिए वर्ल्ड की फेमस बिल्डिंग्स हो आपके अमॉन्ग द टॉप 5 टॉप 25 स्ट्रक्चर इंडिया के, जो अभी रिसेंटली बने वर्ल्ड के टॉप 5 10 25 के अंदर नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास आज भी हम कैसे बनाए हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। हमने अपने आप को एज अ सिविल इंजीनियर डेवलप ही नहीं किया है और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस फील्ड जॉब से एक्चुअली क्या है। सिविल इंजीनियर एक फील्ड जॉब है और फील्ड पे आज की डेट में कोई काम करना चाहता नहीं है। सबको बढ़िया आराम से एसी के अंदर मस्त काम करने की आदत पड़ी हुई है। तो एक यही इसी कारण से हम बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर नहीं पा रहे हैं पिछले कई सालों से। मुझे भी नहीं मिलते, मैं भी जब हायर करने जाता हूँ तो अच्छे सिविल इंजीनियर नहीं मिलते, मुझे भी उनको ट्रेन करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ यू वांट डेवलप योर स्किल इन सिविल इंजीनियरिंग, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन नटशेल मैं बता दूं, स्किल डेवलप करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में आपको कई तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और कई तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम सीखने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोकैड तो बेसिक्स है, वो तो आना ही चाहिए। एक्सेल वो बेसिक है, हम इसको सॉफ्टवेयर में काउंट नहीं करते। इसके ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे, स्ट्रक्चर के हो गए, स्टाइल प्रो, मिडास, हाईवे पे आपके सिविल 3D MX रोड्स, और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम प्राइमावेरा और पट जो पट CPM से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हैं और अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। उसके हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। In a nutshell, if you want field job, so definitely you have to opt civil engineering। और सिविल इंजीनियरिंग आप अगर 4 साल के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4 ईयर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स, यू हैव टू डेवलप स्किल जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्किल, मैनेजमेंट स्किल। ये आपको ग्रोथ देगा, ये आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा देगा। आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, और का एक्सपीरियंस हो जाए 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप किसी भी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हो और वहाँ सैलरी लाखों से करोड़ों रुपए में हो सकती है आज की डेट में। सिविल इंजीनियरिंग में स्किल्ड सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। In a nutshell, if you developed your skill in civil engineering, just like software management, तो आपकी सैलरी लाखों से करोड़ों रुपए में हो सकती है। ये डिपेंड है आपकी स्किल पे, आप किस तरह की स्किल डेवलप कर रहे हो। प्राइवेट जॉब्स में, पर्टिकुलर मैं प्राइवेट सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में अपनी स्किल डेवलप कर, तो क्यों ना आपके पास सिविल इंजीनियरिंग करने का भी एक बेहतरीन ऑप्शंस है। आप सिविल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो। अगर आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिलती, यदि आपको लगता है आप फील्ड जॉब कर सकते हो, आपकी बॉडी कैपेबल है, तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी है जितनी अदर ब्रांच में है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थोड़ा सा